फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे सीटेट की, यानी सीटेट का जो सेक्शन है CDP। देखिए, जो क्लास हमने देखी है यानी क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जितनी भी अभी तक क्लास देखी है उसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 10 क्वेश्चन की टिप मिल रही है किस तरह से एक्सप्लेनेशन है, यानी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको 150 नंबर में से 75 नंबर साइकोलॉजी यानी कि पैडागोजी से है। अगर आप पैडागोजी समझ लेते हैं तो किसी भी चीज़ में आप मार नहीं खाएंगे, यानी कि 75 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बची फिर आपकी 20 नंबर की तैयारी, यानी कि 20 नंबर आप किसी ना किसी तरह से ले आएंगे, जो 75 नंबर बचेंगे। तो अगर आप पैडागोजी की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो 75 में से 70 आ ही जाएंगे और 20 नंबर आपके थ्योरी में से आ जाएंगे। तो चलिए अब समय व्यर्थ न करते हुए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्न में से किस क्षमताओं का आकलन संभव नहीं है। देखिए, आप जो निबंध लिखवाते हैं, निबंध का क्वेश्चन है, निबंध आत्मक वाली बात कहिए, निबंधात्मक प्रश्न की बात कहिए। तो निबंधात्मक प्रश्नों से आप किस तरह के क्वेश्चन का आकलन संभव नहीं कर पाते, तो वो है शिक्षार्थी के भाषण के कौशल का, यानी कि भाषण के कौशल का। अब बहुत से स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपने देखा होगा बहुत से जो स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट वो भाषण देने में इतने परफेक्ट होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं कि उनका तोड़ आपके पास नहीं होता। और वहीं वो लिखने में आ जाए तो उनका लिखने का अंदाज इतना चेंज आ जाता है कि दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए भाषण कौशल और लिखने के कौशल में आप उनका आकलन नहीं कर सकते। भाई, आपने देखा होगा कि आपके क्लास में निबंध लिखने वाला स्टूडेंट इतना अच्छा निबंध लिखता है, बहुत अच्छा निबंध लिखता है, और वही उसे प्रस्तुत करने के लिए 50 आदमी या 10 आदमी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो हिचकिचाता है और मना करता है कि मुझे प्रदर्शन नहीं करना। तो इसलिए भाषण कौशल का उसका आप आकलन नहीं कर सकते निबंधात्मक प्रश्न के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। भाई, अब पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब आंसर देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन मैं इसका समझाता हूँ। भाई, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, सॉरी, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है सभी। तो सभी में क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों को शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात यानी प्रोत्साहन देना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। अब आपने देखा होगा कि यानी कि हम चल रहे, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार की बात ही लेके चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। ठीक है, वो किसी से भी छुपी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एज ए टीचर क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप टीचर हो तो कभी भी बच्चों के साथ यानी स्टूडेंट के साथ भेदभाव वाली बात मत करिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। और पहली बात तो आपको किसी बच्चे से कास्ट नहीं पूछनी, उसके माता पिता क्या काम कर रहे हैं ये जरूर पूछ सकते हैं, पर कास्ट मत पूछिए। कास्ट, अगर आपकी भी कास्ट कोई ऐसी अच्छी कास्ट हो, यानी कि आप जनरल कास्ट के हो, तब भी मैं ये कहता हूँ कास्ट पूछने से आपको करना क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। कास्ट से अगर भेदभाव करोगे स्टूडेंट को तब पढ़ाओगे तो आप ज़िंदगी में स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते और लगाव महसूस नहीं करा सकते। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, कास्ट डिवाइड करती है स्टूडेंट और किसके, टीचर के जो रिलेशन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कक्षा कक्ष में दृश्य श्रवण सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड जो होते हैं हमारे सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, असत्य कहा गया है। तो असत्य क्या कह रहा है, इन सामग्रियों को कक्षा शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी इसका कहना है कक्षा शिक्षण के, यानी कक्षा शिक्षण क्या होता है, आपको जो पढ़ा रहे कक्षा शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया नहीं। भाई ऑडियो विजुअल, हमारे जितने भी ऑडियो विजुअल ऐड हैं तो वो टीचिंग को इफेक्टिवनेस, यानी कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ग्लोब पढ़ाया जा रहा है, यानी कि मैप पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए मैप पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, ज्योग्राफी क्लास चल रही है, आपको मैप पढ़ाया जा रहा है, तो मैप का आपको सारे रूप दिखाएंगे, यानी ग्लोब भी दिखाएंगे। मैप किस तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल, पॉलिटिकल मैप, फिर आएगा, सारे मैप दिखाए जाएंगे, तभी आपको एक अच्छा मैप ज्ञान होगा। फिर उसके देशांतर, फिर उसके क्या नाम अक्षांश, ये सारी चीज़ें आप सबको बताएंगे, और वो बता रहा है टीचर ऑडियो विजुअल के द्वारा, तो तब आप ज़्यादा सीखेंगे, या फिर आप क्लासरूम के जो ब्लैक बोर्ड पर उस चीज़ को दिखाएंगे तब सीखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की, यानी कक्षा स्थान पर, उसने कहा है कक्षा शिक्षण के स्थान पर, कक्षा शिक्षण के स्थान पर, तो ये नहीं होगा, दोनों को मिलाकर जब प्रयोग करा जाता है तो दोनों को मिलाकर प्रयोग करा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल में भाग जाता है, यानी स्कूल से भाग जाता है, यह बालक है, तो वो है पिछड़ा बालक, यानी कि पिछड़े बालक की संज्ञा ये इस तरह की होती है कि वो स्कूल से भाग जाता है, स्कूल में उसका आने का मन नहीं करता, थोड़ा सा स्कूल से दूर रहता है, यानी कि पिछड़ेपन की उसकी संज्ञा रहती है पिछड़ेपन शिक्षा में। अब पिछड़ेपन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, जितने भी बालक हैं इसमें सामान्य बालक दिया गया है, मंदबुद्धि बालक दिया गया है, विकलांगता बालक दिया है, पिछड़े बालक, अब कोई है पिछड़ा बालक, यानी पिछड़े बालक की बात कर रहे हैं हम, पिछड़ा बालक है, तो उससे आप कैसे अच्छे रास्ते बनाएंगे, यानी उससे जो 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है आप उसका कारण जानेंगे, यानी क्यों भागता है वो, क्या कारण है, स्कूल से डरता है वो, यानी उसे डर लगता है, या फिर उसे वो स्कूल से कहीं और चला जाता है, गेम खेलता है वो, या कहीं घूमता है, यानी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या वो करता है। अगर आपको लगता है कि वो स्कूल से डरता है तो स्कूल के डरने का कारण जाने, फिर गेम खेलता है, क्यों गेम खेलता है, भाई पढ़ना जरूरी है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए का एज ए टीचर आपके रूल है। फिर उसके घर पर जाके या फिर उसे सहयोग से, उसके बिल्कुल प्यार से उससे पूछें कि आपको इस तरह के हालात या इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है, तो ये आपको पता है क्रो एंड क्रो, मैंने आपको बताया था आपको कि क्रो एंड क्रो जहाँ पर भी आंसर में मिले, यानी ऑप्शन में मिले, तो उसका ज़्यादातर आंसर क्रो एंड क्रो ही होता है। और बालकों के सोचने की योग्यता के बात आ जाए तो 101% क्रो एंड क्रो ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन आपको पता ही है गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गेस्टाल्ट जो है उन मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट वाला। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको गेस्टाल्ट के। देखिए जो इसके जो गेस्टाल्ट के जो यानी प्रतिपादक कह लीजिए सिद्धांत के जो हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिपादक कौन है। आप देखिए गेस्टाल्टवादी के प्रतिपादक है, यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के
यानी प्रवर्तक कौन है, आपको पता होगा मैक्स वर्दीमर, ठीक है, कोफका और हमारे कोलर, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं आपको पता ही हैं। फिर आती है इसमें बात किसकी आती है, प्रयास और त्रुटि वाली बात आती है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और सफल वाली बात आती है, ठीक है, प्रयास और सफल के सिद्धांत की, यानी दोनों सिद्धांत है, आपको पता होने चाहिए सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक जो गेस्टाल्ट का मीनिंग है, यानी इसका जो मीनिंग है वो जर्मन शब्द है पूर्ण, यानी जर्मन शब्द है और हिंदी में क्या अर्थ है इसका, पूर्ण यानी कि होल, WH होल। टोटल पैटर्न जो है इसका इनसाइड, इसे कहते हैं इनसाइड थ्योरी, यानी कि इनसाइड THORY थ्योरी। तो इनसाइड थ्योरी कहते हैं इसको, सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर अंतर्दृष्टि की जगह आपको अभी दे देते सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि की जगह सॉरी अंतर्दृष्टि की जगह सूझ का सिद्धांत दे देते तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको बता दिया गेस्टाल्टवादी कौन है और कौन कौन थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 7। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूल अनुबंधन का उपयोग किया है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, स्किनर्स इम्पोर्टेंट है अभी। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, या फिर आपसे चलिए बताने क्या, आपका भी तो पता चले कि आप कितनी अच्छी तैयारी करें। तो आपको जानवर बताने हैं, किसके जानवर पे प्रयोग किया, पावलो ने किस पर किया, वाइगोत्स्की पे किसने किया, पियाजे ने किस पर किया और स्किनर पर किसने किया। यानी कि आपको इनके एनिमल बताने हैं जिन जिन पर इन्होंने प्रयोग किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप, तो वो है बच्चा पुरस्कृत कराना चाहिए, यानी एक तरह से बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए। भाई आप भी कोई चीज़ खुद हल करें। आप मान लीजिए आपकी एज है 30 साल, ठीक है, आपको काम दिया जाए 10 पन्नों का क्वेश्चन या फिर एक तरह से 10 पन्नों का सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए और आप खुद उसको सॉल्यूशन कर लें किसी की बिना हेल्प लिए, तो आपको अप्रोशिएट यानी एक तरह से प्रोत्साहन करने के लिए, आपको उसे पुरस्कृत करने के लिए अगर कहा जाए या फिर एक तरह से आपको पुरस्कृत करा जाए तो आप अगली बार 10 की जगह 100 पन्नों का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसलिए पुरस्कृत करना भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों को सहायता कराता है। तो वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए अब इस सिद्धांत को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, यानी समझ लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कोई भी, चाहे वो 1 डे से लेकर लास्ट फाइनल डे तक आप चीज़ को सीखते हैं। अगर आपने पहले, सीधे सीधे हम लेके चलते हैं, साइकिल से लेके चलते हैं, साइकिल सीखनी शुरू करी तो पहले प्रयास किया डे 1 में, यानी फर्स्ट डे आपने साइकिल चलाई, पैडल मारे,
आप गिर गए। दूसरी बार आपने उसे चलाया, आप 1 किलोमीटर चले, फिर आपको दिक्कत आई, आप गिर गए। तो इस तरह से चलाते 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 आप एक परफेक्ट साइकिल चलाने वाले, आपको पता चल गया इतनी स्पीड चलानी है, ऊंचाई पे ऐसे चढ़ानी है, नीचाई पे ऐसे लेके जानी है, इतना ब्रेक मारना है, इतने क्या नाम चीज़ों को लेना है, ये चीज़ें सीख गए। अब नेक्स्ट अगर आपको मोटरसाइकिल दे दें, यानी कि मोटरसाइकिल दे दिया जाए, तो आप मोटरसाइकिल को भी ऐसे ही चलाएंगे। तो इस तरह से चलते चलते आपको सारी त्रुटि प्रयास एवं त्रुटि किसी भी काम को करने के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम लेके चलें, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर त्रुटि का सवाल भी नहीं, और त्रुटि नहीं करेंगे तो आप सफल भी नहीं होंगे। तो प्रयास एवं त्रुटि करते करते आप सफल हो जाएंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा, यह कथन किसने कहा है? तो वो है वुडवर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आपसे मैं कई बार पूछता हूँ चुका हूँ, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि तूफान की अवस्था और व्यक्ति के यानी संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दिशा, यानी कि उत्तेजन होने वाली दिशा भी सेम सी ही मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्या महत्वपूर्ण देंगे? तो वो है आपको बच्चों को सामाजिकरण की सहयोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब ऑप्शन नंबर 1 क्यों है और ऑप्शन क्यों नहीं है? देखिए, आप कहाँ रह रहे हैं? समाज में, यानी कि समाज में रह रहे हैं, और समाज में आपको पता होनी चाहिए, यानी कि सामाजिकरण शिक्षा में आपको, ये देखिए पहले लेके चलते हैं, सामाजिक शिक्षा की बात करके चलते हैं। ठीक है, सामाजिक शिक्षा की बात करके लेके चलते हैं। तो देखिए, सामाजिक शिक्षा की बात है, तो सामाजिक शिक्षा कहाँ हो रही है? समाज में हो रही है, यानी कि स्कूल आपका कहाँ है? स्कूल है समाज में, घर है आपका समाज में, पड़ोस है आपका समाज में, गेम जहाँ खेलते हैं यानी कि प्ले ग्राउंड है समाज में, प्ले ग्राउंड समाज में है, फ्रेंड समाज है, मित्र आपके समाज से। जब आप समाज से ही जुड़े हुए हैं तो आपको सामाजिककरण का सहयोग भी आना चाहिए। भाई आप किसी, आज मान लीजिए एक्स जगह रहते हैं, तो हर दिन एक्स जगह थोड़ी रहेंगे, या हर दिन एक्स स्कूल में थोड़ी रहेंगे। तो आपको अगले यानी वाई स्कूल के लिए, यानी वाई स्कूल या वाई स्थान के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सामाजिकरण का सहयोग भी आपको आना चाहिए, जिससे आप अच्छे नागरिक, अच्छा चरित्र निर्माण हो, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो, अच्छा मानसिक हो, अच्छी शारीरिक विकास हो। तो अगर आप सामाजिक रूप से अच्छे हैं तो आपका सारे विकास हो जाएंगे, यानी कि चारित्रिक विकास भी हो जाएगा, सामाजिक विकास भी हो जाएगा, और आपका शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक विकास, सारे विकास हो जाएंगे अगर आप सामाजिक रूप से परिपक्व या अच्छे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आप अपनी कक्षा में बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ईमानदारी बच्चों को आपको, देखिए सीधे सीधे इसके 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया गया ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए। ठीक है, अब ईमानदारी की आप डेफिनेशन, यहाँ पे उदाहरण वाली बात भी है। उदाहरण शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं, उदाहरण जो होते हैं शॉर्ट टाइम के चलते हैं। उदाहरण जो है ईमानदारी, ईमानदारी आप कैसे लाएंगे बच्चे में? ईमानदारी, आप टीचर हैं, यानी कि आप हैं टीचर, और टीचर को जो व्यक्तित्व होता है यानी चरित्र होता है, उसको स्टूडेंट देखते हैं कि अगर आप उसके सामने, बच्चे के सामने उसका अच्छा चरित्र निर्माण करना है बच्चे का,
तो आपको खुद उसको अपने व्यक्तित्व में लाना पड़ेगा, यानी कि उसको व्यक्तित्व में लाना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को भी ईमानदार बना सकते हैं लॉन्ग लास्टिक, यानी पूरे ज़िंदगी के लिए। और दूसरा तरीका है, उसे अगर कोई बच्चा ईमानदारी दिखाता है तो उसे पुरस्कृत करें या फिर उसका प्रोत्साहन बढ़ाएं कि बच्चों ऐसा करना चाहिए, और जिससे 4 बच्चे या फिर पूरी क्लास देखकर और भी अच्छा सीख सके, यानी कि और भी बच्चे उसे सीख सकें। यानी कि अगर आप पूरी क्लास में खड़े होकर ये कहेंगे या पूरे स्कूल के सामने ये कहेंगे कि इस बच्चे ने कल इन मैडम का पर्स गिर गया था और उनको वापस किया, या फिर कुछ भी चीज़ आपको ईमानदारी वाली चीज़ बताएंगे, तो वो भी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट भी सोचेगा कि हाँ, कल को हमारा भी इस तरह का सम्मान होगा अगर हम इस तरह के कार्य करेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? मानव विकास के संदर्भ में पुनर्बलन सिद्धांत में किस ने प्रतिपादित किया? यानी पुनर्बलन की बात कर रहा है, तो वो आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए पुनर्बलन यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉलर्ड और मिलर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और पुनर्बलन सिद्धांत यानी कि इम्पोर्टेंट है। पुनर्बलन सिद्धांत जो इतना इम्पोर्टेंट नाम के हिसाब से नहीं जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हिसाब से है, तो इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो था स्टैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालकों के विकास बेहतर तरीका, यानी खेल जो विकास को बेहतर तरीका है, रूप से प्रभावी नहीं होता है। इसने कहा नहीं करता, नहीं करता है, आपको हम अंडरलाइन कर लेना है, नहीं करता। क्यों नहीं करता? खेल कार्यक्रम और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, यानी वस्तु खेल जो कार्यक्रम है वो वस्तुओं से जोड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। अब जो सही बात है वो देख लेते हैं। खेल में जो आता है आपका निकट जो जेड पीढ़ी, आपने जेड पीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, जेड पीढ़ी और सामाजिकरण की बात आती है, ठीक है। फिर आता है हमारा वस्तुओं से अलग करता है, ये अलग हो गया, और आत्मनियंत्रण करने की बात आती है। क्यों आती है आप उसे समझते हैं, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। चलिए तो अब हम खेल के चीज़ें को समझते हैं। अब खेल का मतलब रूल है, आप टीम बना के चलेंगे, यानी कि टीम में चलेंगे, सिंगल कोई भी ज़्यादातर खेल नहीं है, टीम में चलेंगे। और दूसरा, टीम बना के चलेंगे तो अपोजिट में भी कोई होगा, 2 टीम होंगी। तो टीम होंगी तो आपको ये पता होना, जीत का भी अनुभव होना चाहिए, अपना आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आ गई, हम मान के चलते हैं कोई भी छोटा सा खेल लेके चलते हैं, क्रिकेट लेके चलते हैं या बास्केटबॉल लेके चलते हैं, कोई भी एक बास्केटबॉल ले लिए। बास्केटबॉल में टीम हो गई, टीम में स्टूडेंट यानी जो प्लेयर हो गए, और जो प्लेयर होंगे, जब पूरी टीम यानी पूरी टीम को लेके चलेंगे, जितने भी टीम में मेंबर हैं उन्हों को लेके चलेंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन होगा। बॉल पासिंग, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बॉल भी पास नहीं होगा, टीम हार जाएगी। तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन हुआ, उनका सहयोग हुआ, कि उससे बात हुई कि तू मुझे इस टाइम पे बॉल पास करना, मैं तुझे इस टाइम पे बॉल थ्रो दूंगा, फिर इस टाइम तू एक बास्केट कर देना। तो जब इस तरह का चीज़ें चलेगी तो वो सामाजिकरण में होगी, भाई सामाजिकरण हुआ, ठीक है। फिर आता है आत्मनियंत्रण, यानी आत्मनियंत्रण कैसे होगा? आत्मनियंत्रण ऐसे होगा कि अपने अकेले अकेले में नहीं खेलेगा, वो सहयोग से खेलता चल जाएगा, यानी आत्मनियंत्रण के साथ साथ सहयोग के साथ। आत्मनियंत्रण कि उसमें एटीट्यूड नहीं आएगा कि मैं ही हूँ सब कुछ और मैं ही नहीं हूँ, तब वो बॉल पास करके खेलेगा, सब चीज़ें पास करके खेलेगा, यानी कि बस करते करते खेलेगा। और खेल कार्य और वस्तुओं को, चीज़ों को अलग करना भी सीखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, तो वो है पूर्व
किशोरी अवस्था की लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और यह फिर आपको मैं कहूँगा तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समावेशी शिक्षा सम्मिलित है, तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थियों को जोड़ के, आपसे मैंने पिछली क्लास में पूछा था समावेशी शिक्षा, फिर कह रहा हूँ समावेशी शिक्षा भूल मत जाना, अगर इसे भूल गए तो सीटेट आपको भूल जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के 101%, यानी लिख के ले लो मेरे से, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि मिक्स क्लासरूम, यानी कि मिक्स चाइल्ड, एक नॉर्मल बच्चा और एक क्या कहें कि अधिकम अक्षमता वाला, यानी कि अक्षम बच्चा, दोनों को एक ही क्लासरूम में एक ही चेयर पर बैठाकर पढ़ाने वाली जो कक्षा होती है वो होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसी का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते। 18 क्या कह रहा है? पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए 101% अक्षमता। जितनी भी अक्षमता है आपको मैं बता रहा हूँ, अक्षमता रट लीजिए। 8 अक्षमता वाले जो वीडियो बनी हुई है चैनल पर, एक बार उसे भी देख लीजिए, नहीं तो मैं दोबारा बनाऊँगा, क्योंकि आपको डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें समझानी है। अब आती है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की आपको बताया था डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया, डिसग्राफिया। ग्राफिया में देखिए ग्राफ हाथ से बनाते हैं, तो ग्राफ हाथ से बनाते हैं तो क्या आ जाएगा लिखने की, ग्राफिया। कैलकुलेशिया मतलब मैथ की, ठीक है, और लेक्सिया पढ़ने की। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे आपको पता रहे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और इससे पहले कि आपको पता है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और संवेदन प्रेरणा अवस्था, यानी कि जन्म से इतने तक। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो बच्चा होता है वो जन्म से पहले से सीखनी चीज़ शुरू कर देता है, या फिर जन्म जिस दिन लेता है उस दिन से सीखनी शुरू कर देता है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो वो है अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। यानी कि आपको कक्षा में ये नहीं कहना है कि आपको मैंने बताया था विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में, डाइवर्सिटी लेके चल रही है और डाइवर्सिटी होगी क्लास में, विविधता होंगी तो आपको विभिन्न बच्चे आएंगे आपकी क्लास में, और विविधताओं का सम्मान करना है, ना कि नेगलेक्ट करना है, और आपको उस पर चीज़ें थोपनी है। ठीक है, अक्षमता के अनुसार विभिन्न स्रोतों, यानी कि उसे लेके चलना है, और जो उसकी अक्षमता है और जो उसकी कमी है उनको हटाते हुए उसे एक बेहतर स्टूडेंट बनाना है, यानी कि बेहतर रूप में लेके चलना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था के आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है? छात्र छात्राओं को समान प्रावधान। अब लैंगिक भेदभाव का भी एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है। लैंगिक भेदभाव की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए लैंगिक भेदभाव ज़्यादा केस आपको मिलेंगे लड़कियों के ऊपर, यानी कि गर्ल्स के ऊपर। बॉयज़ के ऊपर बहुत कम मिलेगा, बॉयज़ के ऊपर मिलेगा कास्ट में, यानी कि कास्ट से रिलेटेड, और गर्ल्स में कास्ट से रिलेटेड भी मिलेगा, और उनको दबाने से रिलेटेड मिलेगा, घर से भी रिलेटेड मिलेगा, और उन्हें छात्र कक्षा से वंचित करने वाली भी समस्या मिलेंगी। तो यानी गर्ल्स में भेदभाव ज़्यादा मिलेगा आपको एज ए बॉयज़।
ठीक है बच्चों। और भेदभाव वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे आती है, जहाँ पर शिक्षा की कमी हो, ठीक है, छात्र या छात्रा पिछड़े समाज से आता हो, ठीक है, गांव प्रवेश हो, ठीक है, परिवार में कोई इस तरह के माहौल से ना निकला हो। इस तरह की चीज़ें आती हैं जब भेदभाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में एक छात्र राजू और एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा? तो वो औसत से अधिक होगा। भाई औसत से अधिक होगा, यानी सृजनशील की बात करिए तो सृजनशील होगा औसत से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूर्व पूर्व माध्यमिक छात्रों के निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो वो आपको बताओ, मिट्टी के एक खिलौने को दो भाग में तोड़कर दोबारा जोड़ना। भाई आपको एक चीज़ बताऊं, मैं छोटा बच्चा आपने देखा होगा, यानी कि छोटा जो चाइल्ड होता है वो किसी भी चीज़ को तोड़ के देखता है। यानी कि अगर आपने छोटे बच्चे को आपके घर में होंगे, उसे लाइट वाला खिलौना दे दो, और लाइट वाला खिलौना भी जो आवाज़ के साथ चलता भी हो, उसमें लाइट भी जलती हो, आप उसे टॉय दे दो इस तरह का, या बहुत सारे चीज़ें, पहले टॉय देखो, टॉय दो, और टॉय में आप वो देखो, पहले उसे घुमा फिरा के देखेगा, फिर उसे तोड़ देगा, तोड़ के देखेगा कि लाइट कैसे जल रही है। पहले तो देखेगा चला के, और जब उसे देखेगा लाइट भी जल रही है, गाना भी चल रहा है, चल भी रहा है, तो उसे तोड़ देगा, कुछ ही दिनों में तोड़ देगा, और तोड़ के ये देखेगा इसमें लाइट कहाँ से जली, चला कैसे ये, और गाने कहाँ से बज रहे। ये सब चीज़ें देखकर तब जब उसे संतुष्टि होगी, इसलिए उसे कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट। यानी लिटिल साइंटिस्ट वाली जो संज्ञा दी गई है वो किसने दी है, और इसलिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बालक को अंतर क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार बताया? तो मूल आधार बताया वाइगोस्की ने या ले वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आप अपनी कक्षा में बालकों को सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आपने उनमें से क्या कदम उठाएंगे? तो आप क्या कदम उठाएंगे, देखिए इसका आंसर क्या है। पहली बात तो इसका आंसर है सभी। पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों के सामाजिक में परिचित मान्यताओं के विजय यानी विषय से जागरूक कराएंगे। ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा है भाई, आपको सामाजिकरण की जो चीज़ें हैं, यानी कि सामाजिकरण की जो चीज़ें हैं वो आपको तेज़ी से करनी है। तो तेज़ी से करने के लिए आपको बच्चे को स्कूल के वातावरण या परंपराओं से वंचित करना, यानी सारे रूल्स पता होने चाहिए, सामाजिक आदर्श का स्थापित होने चाहिए, उन्हें सारी चीज़ें सिखाएंगे। आदर्श किस तरह के हैं, चरित्र भी हैं, उनका रहन सहन, बोलने का तरीका, भाषा कौशल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आएगी मान्यता। मान्यता क्या है, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, बड़ों से बात करनी किस तरह है, बड़ों को उल्टा नहीं बोलना, छोटों से किस तरह से बात करनी है, छोटों का व्यवहार किस तरह करना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब आपका जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो तेज़ जल्दी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें थी, यानी कि आज की जो क्लास थी, आज हमने 25 क्वेश्चन भले ही देखे, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने जरूर देखा है, पर इस क्वेश्चनों में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और सीखते सीखते ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, पर क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज़ें सीखोगे आपको वो ज़्यादा सीखोगे। और मैं फिर कहूँगा कि आप 2011 से लेकर अभी तक के पेपर आप करिए, और मैं भी आपको जल्दी जल्दी पेपर कराने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं चैनल को
सब्सक्राइब करके नहीं रखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको वीडियो मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे आपको मैं और बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ सीटेट की, जिससे आप भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।